हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो हमने कल के लेक्चर में इस टॉपिक को स्टार्ट किया था, कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स। तो आज मैं आई हूँ उसी टॉपिक को कंप्लीट करवाने। मेरा नाम है शुभी और मैं यहाँ पर आपकी लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग में मदद करने के लिए आई हूँ, जिसमें आप जल्द से इस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ और इस एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। तो कल बहुत सारी चीज़ों की हमने बात की थी, आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ब्रांच लाइसेंसिंग की बात कर ली थी कल, और आपको जब लोकेशन चेंज करना होता है अपनी ब्रांच का तब क्या करना होता है, वो सारा डिस्कशन लास्ट लेक्चर में हो गया था। तो आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाकर देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो रह गई हैं यहाँ से। चलिए, तो आपके एग्ज़ाम्स में जो जिस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप पढ़ें इन चीज़ों को, तो उससे आपको एक ऑब्जेक्टिव माइंडसेट अगर आपका रहेगा कि एक टेक्स्ट लिखा है आपके सामने तो आप उससे क्वेश्चन खुद ही बना पाए। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे ही आप पहली लाइन पढ़ें आपके दिमाग में क्वेश्चन बन जाए, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड उनके जो क्वालिफिकेशंस हैं उनकी बात कौन से सेक्शन में की गई है, किस एक्ट की, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए। तो आप खुद ही क्वेश्चंस बनाने लगे, आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये बताया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में कि सेक्शन 10A जो है आपका बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट का, उसमें कुछ क्वालिफिकेशंस दी गई हैं डायरेक्टर्स जो होते हैं बैंकिंग कंपनीज के, उनके बारे में। ठीक है, अच्छा, जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, जैसा कि हम और भी कोई दूसरी चीज़ के लिए भी अगर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि अगर वो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं तो उनका कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कोई दूसरी कंपनी में रिलेटेड किसी भी तरह से, तो वो यहाँ भी अप्लाई होता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये है डायरेक्टर ऑफ द बैंकिंग कंपनी शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 8 ईयर्स। पहले तो 8 ईयर्स, दूसरा एक और की पॉइंट है कंटिन्यूसली। तो ऑप्शन में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, ऑप्शन में एक आपको दे दिया जाएगा कि भाई मोर देन 5 ईयर्स नहीं रह सकते हैं, फिर 5 ईयर्स कंटिन्यूसली नहीं रह सकते हैं, फिर 8 ईयर्स 8 ईयर कंटिन्यूसली नहीं रह सकते हैं। तो अगर आपने ये एक बार पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि कंटिन्यूसली 8 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके बाद फिर कोई और अपॉइंट होते हैं, फिर उसके बाद दोबारा उनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। कंटिन्यूसली आप 8 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते, ये है नियम। प्लीज़ इसे ध्यान रखें, इससे क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल होता है कि बन जाए। चेयरमैन की बात कर लेते हैं जो बैंकिंग कंपनी के होते हैं। देखिए, फुल टाइम चेयरमैन की बात करें या मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो सेक्शन 10 भी बात करता है। ठीक है, सेक्शन 10 भी जो है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट का, वो बात करता है फुल टाइम चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर की। ठीक है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हर बैंकिंग कंपनी के पास फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम चेयरमैन होना ही चाहिए, जो कि उसके जो डायरेक्टर्स होंगे ना, जो हमने यहाँ पे देखा डायरेक्टर्स में से ही असाइन जो अपॉइंट किए जाएं। ठीक है, ये है रूल। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स। तो क्या अलाउड है? बिल्कुल हाँ, अलाउड है, अगर रिक्वायरमेंट है तो अलाउड है। तो आरबीआई के पास ये पावर है कि वो एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकती हैं बोर्ड ऑफ बैंकिंग कंपनीज में। कहाँ लिखा है? लिखा है 36AB सेक्शन में। ठीक है, तो सेक्शन 36AB ऑफ BR एक्ट इस बारे में बात करता है। ठीक है, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही पावर है। आप एग्जाम में कैसे कंफ्यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो एडिशनल जो डायरेक्टर हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही पावर है। अच्छा, एक या एक से ज़्यादा एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा लगता है। अब कब कर सकते हैं वो देखिए। पहली बात तो बैंकिंग पॉलिसी के इंटरेस्ट में हो, ठीक है, या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, या फिर जो पब्लिक, और डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ही कंप्लाई होनी चाहिए कि आप बैंकिंग पॉलिसी के भी जो इंटरेस्ट में होनी चाहिए वो पब्लिक इंटरेस्ट में भी होना चाहिए, बैंकिंग कंपनी के हिसाब से भी देखी जानी चाहिए, और जो भी बैंकिंग कंपनी के डिपॉजिटर्स होते हैं ना, उनको भी मद्देनज़र रखा जाता है। अगर इनके इंटरेस्ट में है तो फिर हाँ किया जा सकता है, एक से ज़्यादा भी। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर्स, और एक या एक से ज़्यादा एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं।
कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा, एक डायनेमिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो क्या कैसे याद रखें? जैसे आप ये शब्द जब भी देखते हैं ना, तो कुछ टर्म्स याद रखें, जैसे कि फेयरनेस हो गया। अब ये इन जनरल नहीं, कॉर्पोरेट फेयरनेस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया। अब क्या, किस रिस्पेक्ट में इन शब्दों की बात मैं किस रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ? इन शब्दों की बात मैं कर रहा हूँ जो शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट में, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट में, कस्टमर्स के इंटरेस्ट में, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स होंगे उनके इंटरेस्ट में, ठीक है। अच्छा, ये हो गई बात। देखिए क्या होता है कि बैंक कुछ ज़्यादा ही उसमें ज़रूरत होती है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। हालांकि हर नौकरी में, हर ऑफिस में, हर जगह पे ये होना ही चाहिए, हर जॉब में, हर ऑफिस, आप कहीं भी जा रहे हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बैंक में स्पेशली क्यों इतना इम्पोर्टेंस है? क्योंकि बैंक में लोग इतना भरोसा कर रहे हैं, इतना विश्वास कर रहे हैं, इतने बड़े जो अमाउंट्स हैं उनसे डील कर रहा है बैंक। पब्लिक जो फंड्स होते हैं, कितना लोग अपने अमाउंट से बैंक को ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो बात ये होती है कि अगर आप किसी भी तरह से नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, प्रॉपर फेयरनेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कल एक एग्जांपल लिया था, जब हम अगर, या फिर हाँ वो एक दूसरा सेशन था आई बिलीव, ठीक है। तो जब बात होती है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स की और जो बिज़नेस करस्पॉन्डेंट्स की और बिज़नेस फैसिलिटेटर्स की, बीसी एंड बीएफ, तो मैंने कहा था कि जो बीसी होते हैं और बीएफ होते हैं, बैंक को ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि इनके अगर कारण भी कोई दिक्कत आती है तो बैंक उसकी जवाबदेही लेता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक लेता है। क्यों ले रहा है बैंक? वो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। बैंक अगर अकाउंटेबिलिटी ना ले तो लोग उन बीसी और बीएफ पे ट्रस्ट करें ही ना, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अगर हम पेमेंट सिस्टम की बात करें तो भी जो बैंक होते हैं ना, पोजीशन ऑफ बैंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम के लिए भी। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं, बहुत सारी रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे लीगल प्रिस्क्रिप्शंस हैं, ओनरशिप, गवर्नेंस ऑफ बैंक्स के ऊपर हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, उस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं इन नियमों से, ठीक है। तो इसीलिए बैंक का लाइसेंस कैंसिल होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि बैंक इन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो बेसल कमेटी थी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, उन्होंने गाइडेंस इशू किया था 2006 की फरवरी में फॉर प्रमोटिंग द अडॉप्शन ऑफ साउंड प्रैक्टिस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। कब किया था? 2006 में किया था, ठीक है। किसने किया था? बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने, ठीक है। तो चलिए एक रिकैप ले लेते हैं पूरे टॉपिक का। देखिए, कोई भी कंपनी है, अगर वो बैंकिंग बिजनेस कमेंस करना चाहती है, पहले आपको लाइसेंस चाहिए। जल्दी से अपने दिमाग में सोचें कि किस सेक्शन में लिखा है, किस एक्ट के। हमने इतनी बार रिपीट किया है ये, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को याद होगा ये अच्छी तरह से। तो आपको बैंकिंग बिजनेस कमेंस करने के लिए आरबीआई से प्रायर लाइसेंस चाहिए होता है। ये लिखा है आपका सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के सेक्शन 22 में लिखा है कि आपको आरबीआई से लाइसेंस चाहिए, ठीक है। ये हो गई बात। अच्छा, लाइसेंस देने के पहले आरबीआई को पूरी तरह से अधिकार है कि वो इंस्पेक्शंस करवाए हर तरह से। जब वो सेटिस्फाई हो जाए, जब उन्हें लगे कि हाँ सूटेबिलिटी है इस कंपनी की लाइसेंस के लिए, तभी वो लाइसेंस देंगे, ठीक है। अच्छा, लाइसेंस एक बार दे दिया तो ये नहीं है कि बस हो गया, अब ख़त्म, पत्थर की लकीर हो गया, लाइसेंस मिल गया, नहीं, कैंसिल भी हो सकता है। बैंक को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जो भी वो अपना पक्ष रख पाएँ वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है अगर आरबीआई को ऐसा लगता है तो, ठीक है। अच्छा, अगर नई ब्रांचेस ओपन करनी है या फिर अपनी ब्रांचेस को आपको शिफ्ट करना है आउटसाइड ऑफ अ सिटी, टाउन और विलेज, तो आपको परमिशन चाहिए आरबीआई की, ठीक है। और बैंकिंग कंपनी को कुछ मिनिमम कैपिटल और रिजर्व भी रखना पड़ता है, ठीक है, एज पर द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। चलिए,
शेयर होल्डर जो होते हैं बैंकिंग कंपनी के, उनको दे आर एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड ओनली आफ्टर ऑल द कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस आर रिटर्न ऑफ। ये इस पे सवाल कई बार बन चुका है, प्लीज़ इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। द कमीशन और ब्रोकरेज पेबल ऑन सेलिंग शेयर इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2.5% ऑफ पेड अप वैल्यू ऑफ द टोटल शेयर्स, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें, ये जो है ना, इसमें से क्वेश्चन कई बार बने हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। चलिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं बैंक के, वो देखिए सबसे पहले तो ऐसे कोई होंगे जिन्हें स्पेशल नॉलेज होगा उस फील्ड में, या फिर एक्सपीरियंस होगा अकाउंटेंसी में, बैंकिंग में, इकोनॉमिक्स में, लॉ में, जो भी स्टिपुलेट किया गया है एक्ट के तहत। तो डायरेक्टर शुड नॉट हैव एनी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अदर कंपनीज और फर्म्स, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑफिस क्या है, तो ये 8 ईयर्स अकेले ना पढ़ें, 8 ईयर्स कंटिन्यूसली पढ़ें, ठीक है, 8 ईयर्स कंटिन्यूसली। तो यहाँ से आपके 2 फैक्ट कवर हो रहे हैं, 8 ईयर्स और कंटिन्यूसली। उसके बाद रीअपॉइंट बिल्कुल हो सकते हैं। RBI इज एम्पावर्ड टू रिकन्स्टिट्यूट द बोर्ड। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि बोर्ड प्रॉपर नहीं है, प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड नहीं है, तो RBI के पास ये अधिकार है कि वो रिकन्स्टिट्यूट भी कर सकती है उस बैंक की बोर्ड को, ठीक है। और इसके अलावा हर बैंकिंग कंपनी के फुल टाइम चेयरमैन तो होने चाहिए, ठीक है। अब ये आपकी किताब का क्वेश्चन है, तो जो मैकमिलन की किताब है उससे हमने ये क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम मूव करेंगे जो हमने MCQs लाए हैं आपके लिए उन पे। तो चलिए इसको आंसर करने की कोशिश करें। Statement 1 says a temporary branch for less than 30 days in a town where a bank has an existing branch does not require permission from Reserve Bank of India. Statement 2 says a company whose banking license is rejected can undertake the business as a money lender or undertake other businesses. The decision of the bank to RBI to revoke the license is final and no appeal lies from it. And the next is the banking companies are permitted to give brokerage up to 2.5% of paid up value of the shares. Next is no person can hold the shares of bank beyond the ceiling specified by Banking Regulations Act. तो अब आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है क्या गलत है। Which of the following is true? That's your question. So प्लीज़ अपने आंसर्स बिल्कुल कमेंट सेक्शन में भी लिखें। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर आपने अभी सॉल्व ना किया हो तो पहले वीडियो को पॉज कर लें। जब आप खुद से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा मदद मिलती है आपको उसको रिटेन करने में, ठीक है। अगर आपने गलत भी किया है तो देखिए ये वाला सही है। ये एक फैक्ट ऐड ऑन है जो आपको अपने नॉलेज पैक में ऐड कर लेना है कि अगर कोई टेम्परेरी ब्रांच 30 दिन से कम के लिए एक टाउन में खोलना चाहता है जहाँ एग्जिस्टिंग ब्रांच है, नए शहर में तो नहीं भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग ब्रांच है, नई ब्रांच ओपन करनी है लेकिन पहले से उधर पे एक ब्रांच है लेकिन मेरे को सिर्फ 30 डेज़ के लिए चाहिए, तो आपको RBI से परमिशन नहीं चाहिए होगी, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं बैंकिंग कंपनी हुज बैंकिंग लाइसेंस इज रिजेक्टेड कैन अंडरटेक बिजनेस एज अ मनी लेंडर और अंडरटेक अदर बिजनेसेस। तो भाई दूसरे बिजनेसेस से कैसे रोक सकते हैं? मनी लेंडर की तरह हम कह रहे हैं, आप बैंक की तरह एक्ट नहीं कर सकते। आप अपना नाम, आप अपने आप को बैंक नहीं बता सकते, लेकिन क्या लोकल मनी लेंडर्स नहीं होते हैं? होते तो हैं, तो मनी लेंडर तो आप फिर भी हो सकते हैं ना, तो ये भी ट्रू हो गया। लेकिन आप रेगुलेटेड नहीं है फिर, ठीक है, और किसी भी तरह से बैंक नहीं कहलाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है डिसीजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रिवोक द लाइसेंस इज फाइनल एंड नो अपील लाइज फ्रॉम इट। ऐसा है क्या? नहीं, हमने तो बात की थी कि उनको चांस मिलेगा, अपनी जो भी है अपनी तरफ अपना पक्ष रखने का बिल्कुल मौका मिलेगा, तो ये हो जाता है आपका फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग कंपनीज आर परमिटेड टू गिव ब्रोकरेज अप टू 2.5% ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और नो पर्सन कैन होल्ड द शेयर्स ऑफ बैंक बियॉन्ड द सीलिंग स्पेसिफाइड अंडर BR एक्ट। अब इसको बड़े ही ध्यान से देखिए, तो क्या बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट में सीलिंग दी गई है? नहीं, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, तो आंसर करें। आपको फिल इन द ब्लैंक्स है
किताब का क्वेश्चन है, आपकी मैकमिलन बुक का क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं, चलते हैं। अगर आपको पहले सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लें। तो अ कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन डैश फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कमेंस बैंकिंग बिजनेस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 22 ऑफ BR एक्ट। इतने बार डिस्कस किया है कि मुझे पता है कि आप सभी सही आंसर करेंगे। लाइसेंस है सही जवाब, ठीक है, लाइसेंस। अच्छा, शिफ्टिंग ऑफ अ बैंक्स ब्रांच इन द सेम डैश डज नॉट रिक्वायर RBI's परमिशन अंडर सेक्शन 23। शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, नई ब्रांच खोलने की बात नहीं कर रहे हैं। नई ब्रांच 30 दिन तक के आप रह सकती हैं, टेम्परेरी ब्रांच, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। शिफ्टिंग है तो बिल्कुल भाई इनमें से क्या सही होगा? तो देखिए, सेम सिटी, टाउन और विलेज, ठीक है। तो सेम डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा इसका, सेम सिटी, टाउन और स्टेट भी नहीं होगा, सेम सिटी, टाउन और विलेज, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा सही जवाब। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तो नहीं, ऐसा तो अलाउड नहीं है, सेम सिटी, टाउन और विलेज कहा है हमने, ठीक है। चलिए, फॉरेन बैंक्स आर रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट टू डिपॉजिट ऑफ देयर बिजनेस इन इंडिया विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितना अमाउंट उनको रखना पड़ता है, ये बात आपको बतानी है। तो सोचें कि कितना होता है। देखिए, ये होता है कितना, ये होता है 20%, ठीक है, 20% होता है, ठीक है। और अगर उनकी बॉम्बे या फिर मान लीजिए मुंबई या फिर कोलकाता में ब्रांच है तो उसके लिए 25, ठीक है। चलिए, अच्छा, बैंक्स में फ्लोट द सब्सिडरीज फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस स्पेसिफाइड इन। तो ये कौन कौन से हैं? देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि सब्सिडरीज आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही बिजनेसेस कैरी आउट कर सकती हैं वो सब्सिडरीज जो कहाँ स्पेसिफाई किया गया है। तो भाई बिल्कुल क्लियर है कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज A2O में स्पेसिफाई किया गया है BR एक्ट के, ठीक है। तो ये हो गई बात क्लियर, ठीक है। तो सही, ये बिल्कुल सही है। MOI की बात नहीं हो रही है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं है आप ऐसा, वो तो फिर पर्टिकुलर इंडिविजुअल बिजनेस की बात हो गई। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि RBI ने स्पेसिफाई, जो ये बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट स्पेसिफाई करता है कि कौन कौन से अलाउड हैं आपको बिजनेस सेगमेंट्स, तो आप उन्हीं में जो बिजनेस है वो कैरी आउट कर सकते हो अपनी सब्सिडीज का भी। तो वो हो गई बात, ठीक है। चलिए, ये है सही जवाब। ये है आपके लिए अगला क्वेश्चन। तो ये है हमारे MCQs, तो आप सॉल्व करें और जो भी आपको सही आंसर लगता है बिल्कुल माने कि ये लाइव सेशन है और टाइप करते चलें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये मिक्स्ड क्वेज है, मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं कुछ आपकी अलग अलग टॉपिक से। तो देखिए, हु नॉर्मली रेक्टिफाई द क्लरिकल और अरिथमेटिक एरर्स इन द ऑर्डर्स पास्ड बाय डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो रिकवरी ऑफिसर करते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर करते हैं? तो देखिए, ऐसे कोई भी एरर है ना तो उनको सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करेक्ट कर सकते हैं। रिकवरी ऑफिसर को तो सिर्फ इतना काम दिया गया है कि जितना आपको लिखा हुआ दिया है आपको उतना रिकवर करना है। मान लीजिए कोई दिक्कत है तो वो खुद से मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं उसमें, तो ये काम कौन कर सकता है? सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज़। तो क्या वो परमानेंट एम्प्लॉय होंगे कंपनी के हु इज़ वर्किंग इन इंडिया, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु इज़ वर्किंग आउटसाइड इंडिया, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वर्किंग इन द सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी, या फिर ऑल ऑफ द अबव? आपको क्या लगता है कि इनमें से क्या होना चाहिए सही जवाब? बिल्कुल अपना टाइम लें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें पता होना चाहिए, तो बिल्कुल टाइम लें और सॉल्व करें। ठीक, तो थोड़ा सा समझ लें स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं। तो देखिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है ऐसे शेयर्स जो कि कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं या तो उसके डायरेक्टर्स को या तो उसके एम्प्लॉयज़ को फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन और एट अ डिस्काउंट फॉर मेकिंग राइट्स अवेलेबल इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या फिर प्रोवाइडिंग द नो हाउस और एनी प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू एडिशन इन एनी फॉर्म। ओके, तो ये क्या ऐसा कहा है कि सिर्फ इंडिया के एम्प्लॉयज़ चलेंगे? नहीं, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं की गई है। तो देखते हैं कौन कौन से परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इज वर्किंग इन इंडिया, बिल्कुल सही है। कब कहा कि फॉरेन के नहीं हो सकते, फॉरेन में काम नहीं कर रहे हो सकते हैं? परमानेंट एम्प्लॉय हैं, फॉरेन में काम कर रहे हैं तो आप भी अलाउड हैं, और डायरेक्टर तो लिखा ही हुआ है तो बिल्कुल अलाउड है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Interest on CRR balance kept with the RBI is paid by RBI at the rate of which of the following? तो बैंक रेट, रेपो रेट, 3% और नील। तो जो बैंक होते हैं उनको कुछ अमाउंट रखना पड़ता है एज अ कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। CRR हम सब जानते हैं कि आप उतना अमाउंट तो नहीं, कुछ भी आपको रखना ही पड़ेगा रिजर्व, ठीक है। तो सही बात है भाई। तो उस पर RBI आपको कितना इंटरेस्ट देता है? क्या बैंक रेट इंटरेस्ट देता है? नहीं देता है भाई। रेपो रेट देता है? बिल्कुल नहीं। 3% देता है? नहीं देता है भाई। कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, वो आपका ऑब्लिगेशन है, आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है CRR पे। चलिए, अच्छा, इन केस ऑफ इंडेमनिटी विच टाइप ऑफ लाइबिलिटी एग्जिस्ट? तो सोचें कि क्या ये सबसाइटिंग है, कंटिन्यूस है, कंटिंजेंट है या ऑल ऑफ द अबव है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले तो ये समझ जाया करिए, ऑल ऑफ द अबव तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा, दो ऑप्शंस कॉन्ट्रडिक्ट ही कर जाएंगे ना, तो ऑल ऑफ द अबव तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। क्या होगा? सबसाइटिंग, कंटिन्यूस या कंटिंजेंट। अब सोचें इंडेमनिटी क्या है। हमने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया था। इंडेमनिटी क्या है कि जब एक एम्प्लॉय है, मान लीजिए, या एक एग्जांपल ले लीजिए, मुझे अपनी कॉलेज फीस पे करनी है, तो एक DD इशू करा लिया और मैंने 50,000 रुपये दे दिए बैंक में और DD इशू हो गया। अब मैं उस DD को लेकर जा रही थी अपने कॉलेज में सबमिट करने, तब तक कि वो कहीं मुझसे खो जाती है, कैंपस में गिर गई। तो मुझे डुप्लीकेट DD इशू करानी थी। ठीक है भैया, डुप्लीकेट DD इशू करवा लो। डुप्लीकेट DD इशू करवाने के लिए जब मैं ब्रांच में गई तो उन्होंने कहा कि आपको एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो फिर वो क्या होता है? तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि कल को अगर किसी को वो मिल गई और उन्होंने भी उसे जाके यूज़ कर लिया तो बैंक का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप ये प्रॉमिस करो कि अगर कल को बैंक का कोई नुकसान होता है तो आप उसके लिए जिम्मेदार होगी और आप उस चीज़ का भरपाई करोगे। ठीक है भैया। तो जब आप वो साइन कर रहे हो तो क्या वो सबसाइटिंग या कंटिन्यूस लाइबिलिटी है? क्या आप उसको देना ही है आपको उतना अमाउंट बैंक को? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। वो एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ सच सिचुएशन कि भाई किसी ने उसका मिसयूज़ कर लिया, उस केस में बस आपको जाके उसकी भरपाई करनी है। ठीक है, तो ये हो जाती है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। मतलब कंटिंजेंट यानी इन सर्टेन इमरजेंसी सिचुएशंस। ऐसा नहीं है कि ये होगी ही होगी। ठीक है, इन केस ऐसा हुआ तो फिर आप करोगे। ठीक है, चलिए, तो ये रहा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अब अगर आप ऑलिव बोर्ड के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कोर्स है, सिलेक्शन कोर्स हैं या कोई भी कोर्स है जिसमें आप एनरोल करना चाहते हैं, तो आप ये कूपन कोड एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, EXTRA, और आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी उस समय डिस्काउंट्स चल रहे होंगे, जैसे अभी 40% डिस्काउंट करेंटली लाइव है, तो उस पर आपको और एडिशनल 5%, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, ऑलिव बोर्ड के कोई भी कोर्स में मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड को यूज़ करके, एक्स्ट्रा कोड को आपको यूज़ करना है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई भी अगर आपको और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है तो बिल्कुल शेयर करें। हम आने वाले सेशंस में बिल्कुल कवर करेंगे वो टॉपिक्स भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। यहाँ पे आपका चैप्टर 2 ख़त्म हो गया है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।